ईंधन खनिज, ईंधन खनिज धात्विक खनिज समाप्त हुआ, अधात्विक खनिज समाप्त हुआ, आणविक खनिज यानी परमाणु खनिज समाप्त हुआ। अब आप ईंधन खनिज पढ़ेंगे। ईंधन खनिज के 3 भाग होंगे, कोयला खनिज है ना, कोयला संसाधन, पेट्रोलियम संसाधन और प्राकृतिक गैस संसाधन। इन तीनों पर बात की जाएगी। स्टार्ट करते हैं ईंधन खनिज में कोयला संसाधन से। कोयला महत्वपूर्ण है। अभी तक हमारी जो आधुनिक सभ्यता रही है, आधुनिक समाज के विकास का आधार कोयला ही रहा है। अभी भी हम अपना विकास कोयले के बल पर ही कर रहे हैं। ठीक है, हमारा विकास देखने में काले रंग का खनिज है, हम बहुत ही साधारण तरीके से उसका नाम लेते हैं कोयला, जैसे कोई बुरी वस्तु हो या घटिया वस्तु हो। सोने को बहुत इज्जत के साथ नाम लेते हैं, कोयले को सामान्य तरीके से, है ना। बोलते हैं कि हीरा कोयले में ही जन्म लेता है, लेकिन कोयला हीरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोयला ही हमारे आधुनिक सभ्यता के विकास का आधार है। औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, तो कोयले के दम पर ही हुआ, और आज भी हम कोयले के बल पे ही अपनी सारी गतिविधियां संपन्न कर रहे हैं, अधिकतर गतिविधियां। आपको पता है, हम जो बिजली अपने रूम में चलाते हैं वो कोयले से आई है। हमारे देश में जितनी भी बिजली पैदा होती है उसका 67% कोयले से पैदा की जाती है। देश में कुल विद्युत उत्पादन का 67% भाग कोयले से बनता है। ठीक है, और यही विद्युत हमारे घरों में पहुंचाया जाता है, चाहे हम टीवी चलाएं, चाहे फैन चलाएं, चाहे फ्रिज चलाएं। ठीक है, बिजली का किसी भी रूप में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कोयले से ही आती है, और कोयला इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे देश का। कोयला बना कैसे, जो पीछे लिखा है समझा दूंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें हो जाए कि कोयला बना कैसे। कोयला गोंडवाना काल में बना था। ठीक है, अतीत काल में काल था, उसका नाम रखा गया है गोंडवाना काल। गोंडवाना काल में बहुत विशालकाय वृक्ष होते थे, बहुत ही विशालकाय वृक्ष। ठीक वैसे जैसे अवतार मूवी देखी आपने, अवतार में बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष, तो गोंडवाना काल मोटे मोटे वृक्षों का काल था, खूब बड़ा बड़ा वृक्ष। अचानक भूकंपीय गतिविधियां हुई या जिन कारणों से भी अचानक से वो वृक्ष धरती के नीचे दब गए। वो जो वृक्ष थे हरे भरे धरती के नीचे दब गए। ठीक है, धरती के नीचे दब जाने से उनका ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त हो जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, वस्तुओं का क्षय करता है। अगर कोई चीज ऑक्सीजन से उसका संपर्क बिल्कुल काट दीजिए तो उसका क्षय होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, मतलब वो चीज समाप्त नहीं होगी, क्षय नहीं होगा उसका, है ना। लेस का जो चिप्स होता है, क्यों फुला कर रखा जाता है उसका पैकेट, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही चिप्स खराब होने लगेगा। तो धरती में जब वो पेड़ दब गए तो उनका क्षय होना समाप्त हो गया, वैसे ही सुरक्षित रह गए। लेकिन चट्टानों के दबाव के चलते, धरती की जो चट्टानें हैं, चट्टानों का दबाव और ताप, वो मोटे मोटे वृक्ष जो थे, चट्टानों के दबाव और ताप के चलते, एक तो दबाव ऊपर से ताप, है ना, गर्मी, उनकी संरचना में परिवर्तन हो गया और वो चट्टान का रूप धारण कर लिए। वो लकड़ियां हैं, लकड़ियों ने चट्टान का रूप धारण कर लिया, पत्थर की तरह एकदम हो गए। और लकड़ी में जितनी भी ऊर्जा होती है, हम लकड़ी जलाते हैं तो आग जलता है ना, लकड़ी में ऊर्जा होती है इसलिए आग जलता है, वो सारी की सारी लकड़ी की ऊर्जा उसी कोयले में चट्टान के रूप में ऊर्जा भी दफन हो गई। आज हम धरती का सीना चीर कर जब उस कोयले को खोद कर ले आते हैं तो क्या कमाल करता है, इतना बड़ा भी टुकड़ा अगर आप जला दीजिए तो घंटों जलता रहता है, कितनी ऊष्मा है उसमें कोयले में। तो गोंडवाना काल में ज्यादातर कोयला हमारे देश का निर्मित हुआ था। आप देख रहे हैं लाल कलर की डॉट्स हैं, ये कोयले के क्षेत्र हैं हमारे देश में। हमारे देश में कोयला मुख्य रूप से पूर्वी भारत में पाया जाता है ना। उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, आप देख रहे हैं सारे क्षेत्र पूर्वी भारत में है। और ये सारे कोयले किस काल में निर्मित हुए, गोंडवाना काल में निर्मित हुए। इसलिए इस कोयले को हम, पूर्वी भारत के कोयले को हम क्या कहते हैं, गोंडवाना काल कहते हैं। हम इस तरह से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि छोटी परीक्षाओं में तो डायरेक्ट पूछ लेता है। आईएएस एग्जाम में जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है, अगर बेसिक समझ विकसित नहीं हुई तो रट्टा मारने से कल्याण नहीं होगा। जिस तरह से हम बताते हैं उसी तरह से समझिए। हमने आईएएस के कई सवाल देखे, आईएएस का प्रीलिम हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, मैंने आपसे उल्लेख नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इस एग्जाम पर अभी फोकस नहीं था। हालांकि 2018 में फोकस होगा और 4 महीने
अतिरिक्त 4 महीने दूंगा प्रीलिम एग्जाम के पहले। 2018 के IAS प्रीलिम एग्जाम के पहले 4 महीने मैं विशेष कक्षाएं चलाऊंगा IAS एग्जाम के लिए, और देखिएगा अगर आप जुड़े रहेंगे तो किस तरह से कमाल होगा। मुझे नब्ज आती है IAS प्रीलिम एग्जाम की, नब्ज पकड़ता हूं मैं। तो जिस तरह से समझा रहा हूं वो खासकर IAS प्रीलिम एग्जाम के लिए। हालांकि ये काम तो सभी परीक्षाओं में करेगा, काम तो इतना भी करेगा अगर मैं पढ़ा दूं तो पर्याप्त है। एक्स्ट्रा इसलिए बताता हूं ताकि कोई भी परीक्षा अछूती न रहे। तो पूर्वी भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना काल में निर्मित हुआ था, इसलिए उसे हम गोंडवाना काल कोयला कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम में सवाल पूछ दिया, कथन 4 सेंटेंस देते हैं ना इस एग्जाम में। गोंडवाना काल कोयला मुख्य रूप से पूर्वी भारत में पाया जाता है। ये बात आप जानते थे, बहुत से लोग जानते रहेंगे, बहुत से लोग नहीं जानते रहेंगे, है ना। तो हमने समझा दिया कि हमने मैप में क्या बनाया है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। हमें ये भी बताया कि कोयला कैसे बनता है। जो भी मैं बताया उसे लिख लिया करिए, उसी तरह से लिख लिया करिए, जिस तरह से कहानी के रूप में बताता हूँ लिख लिया करिए। यकीन मानिए जरूरी है, लिख लिया करिए, काम देगा। केवल वही फैक्ट मत लिखा करिए जैसे लूसेंट में लिखा रहता है। हमेशा केवल ऐसे ही फैक्चुअल होकर लिखेंगे, दिक्कत हो जाएगी कल भविष्य में कभी। तो जैसे मैं समझा के अभी बोला उस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। काम तो आपका है लेकिन रिक्वेस्ट मुझे करना पड़ता है। कई बार आपके नोट्स देखता हूँ, जिस तरह से मैं बताया हूँ वैसे आप लिखते ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। आगे चलिए पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल दिया, भारत में कोयला, है ना, कोयला खनिज। देश में कोयले का जो भंडार है, कोयला एक महत्वपूर्ण कोयला खनिज है, इसलिए इसके बारे में सब कुछ जानना बड़ा जरूरी है। इसका भंडार कितना है ये भी जान लीजिए। देश में कोयले का जो वर्तमान भंडार है 285 अरब टन है। 285 अरब टन है। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि आधुनिक काल के विकास का आधार कोयला रहा है और कोयले पे ही हम जी रहे हैं। इसका मतलब कोयला भविष्य में तेजी से खत्म होने वाला है। अनुमान लगाया है कि 2050 तक, ठीक है, कोयला समाप्त हो चुका रहेगा, वर्ष 2050 तक। लेकिन वैज्ञानिक तरक्की इतनी तेजी से हो रही है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। संसाधन समाप्त नहीं होते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं, संसाधन निर्मित होते हैं। संसाधन एक सापेक्षिक कल्पना है। जैसे मुगल काल में कोयला नहीं था, मुगल काल में संसाधन बहुत कम होते थे। संसाधन थे, मुगल काल में ढूंढे नहीं गए थे। जिस समय घोड़े दौड़ा के युद्ध करते थे उसी मैदान के नीचे पेट्रोलियम भी था, कोयला भी था, उन्हें पता ही नहीं, है ना, वो तलवारबाजी कर रहे थे। तो पता ही नहीं रहता है। संसाधन तो हवा में है, संसाधन भरा पड़ा है, ऊर्जा सब हर तरफ है ना। कहा गया है ना कि इस सृष्टि में जो ऊर्जा है वो निश्चित है, न ही उसका क्षय होता है और न ही उसका निर्माण होता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश। हर तरफ संसाधन, हमें उसकी खोज करनी है। मुगल काल में कोयला की खोज नहीं की गई थी, इसलिए मुगल पिछड़े थे, या सल्तनत काल में पिछड़े थे, या प्राचीन भारत के जो राजा या वहां का समाज पिछड़ा था। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का खोज नहीं हुआ था। जंगल के जंगल साफ कर देते थे लकड़ी जलाने के लिए, कोयले की खोज नहीं होती। तो 2050 में अगर कोयला समाप्त हो जाएगा तो नए संसाधन फिर से आएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक तरक्की बहुत तेज हो रही है। और पेट्रोलियम भी 21वीं सदी के लास्ट तक पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान जो भंडार है 285 अरब टन है ना। हम अपने देश में जितना भी कोयला पैदा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हम अपने देश में जितना भी कोयला उत्पादित करते हैं उसका 77% भाग ताप विद्युत गृहों में जाता है। ताप विद्युत गृह मतलब जो कोयला बनाकर, कोयला जलाकर जहां बिजली बनाई जाती है ना, कोयला जलाकर जहां बिजली बनाई जाती है उसे ताप विद्युत गृह कहते हैं। तो हमारे कोयले का 77% भाग ताप विद्युत गृहों में जाता है, पावर प्लांट्स में जाता है, ठीक है। 77% भाग नोट करके नीचे लिख लीजिए। ताप विद्युत के 3 आधार हैं, पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लेकिन सबसे ज्यादा ताप विद्युत का आधार, सबसे बड़ा आधार क्या है? कोयला है। तो कोयले का 77% भाग चला जाता है ताप विद्युत गृह में। तीसरा फैक्ट, हमारे देश में जो भी व्यवसायिक ऊर्जा खपत है, अरे वो सारी ऊर्जा जिसका हम मूल्य चुकाते हैं, अगर हम पंखा चलाते हैं जिसका बिल देते हैं कि नहीं, तो ये व्यवसायिक ऊर्जा हो गई, है ना। कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये सारी बिजली के बल पे चल रही हैं, तो ये क्या है? व्यवसायिक ऊर्जा खपत कर रही हैं। दुकान, बाजार, इतना बड़ा बाजार, मॉल, रेस्तरां, सब में बिजली खपत हो रही है, तो क्या है वो? कैसी खपत है? व्यवसायिक खपत है, बिल देना पड़ता है ना। तो हमारे देश में जो भी व्यवसायिक ऊर्जा खपत है, ऊर्जा खपत, उसमें कोयले का योगदान 67% है। दोनों अलग अलग बातें हैं।
जितना कोयला पैदा होता है उसका 77% चला जाता है ताप विद्युत गृहों में। और हम जो व्यवसायिक ऊर्जा खपत करते हैं, हमारे देश में जो व्यवसायिक ऊर्जा खपत होता है उसमें कोयले का योगदान 67% है। मतलब हम जो बिजली खपत करते हैं उसका 67% भाग कोयले से बनता है। सिंपल सी बात है, हम जो बिजली खपत करते हैं उसका 67% भाग कोयले से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक तरीके से हमारे देश में कोयला निकालने का पहला प्रयास पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया। आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का पहला प्रयास पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे देश में कोयले के जो भी भंडार हैं वो 2 चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, देश में कोयले के समस्त भंडार का, ऐसे लिखिए, देश में कोयला 2 तरह की चट्टानों में पाया जाता है। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में कोयले के समस्त भंडार का 98% गोंडवाना चट्टानों में संचित है। संचित है मतलब जमा है ना, जमा है। 98% गोंडवाना चट्टानों में संचित है, जो कि भी बताया गोंडवाना चट्टान कहाँ है, पूर्वी भारत में। और 2% देश में समस्त कोयले के भंडार का 2% टर्शियरी चट्टानों में संचित है। ठीक है, यानी 98% गोंडवाना चट्टानों में है, 2% टर्शियरी चट्टानों में है। ठीक है, अब यहाँ पे गोंडवाना कोयला बिटुमिनस प्रकार का है हमारे देश में। जो इस क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है वो अधिकतर किस किस्म का है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं ना, कौन कौन से, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो गोंडवाना कोयला बिटुमिनस प्रकार का है और यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना कोयला, ये गोंडवाना चट्टानों का क्षेत्र है। गोंडवाना कोयला यानी गोंडवाना चट्टान में जो पाया जाता है उसे गोंडवाना कोयला कहेंगे ना। तो गोंडवाना कोयला बिटुमिनस प्रकार का है और यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुख्यतः 4 राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन से हैं 4 राज्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। मुख्यतः 4 राज्यों में पाए जाते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब टर्शियरी कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का है, यानी सर्वोत्तम कोयला है टर्शियरी। लेकिन एंथ्रेसाइट हमारे देश में मिलता ही नहीं। कितना है टर्शियरी, टर्शियरी कोयला कितना है, केवल 2% है टर्शियरी कोयला। तो टर्शियरी कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का है और ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। टर्शियरी कोयला और भी हमारे देश में, हम आगे समझाएंगे टर्शियरी कोयले के बारे में, एक बाद में समझाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल इतना लिखिए, टर्शियरी कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का है और ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाया जाता है ना। कारगिल का युद्ध हुआ था जम्मू कश्मीर में, उस क्षेत्र में टर्शियरी कोयला पाया जाता है। सवाल पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हमारे देश में कोयला मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदी घाटियों में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। हमेशा लोग कोयले की खानें याद कर लेते हैं कि कौन कौन से खान किस राज्य में है और क्या मिलता है, लेकिन नदी घाटियां कोयले के बारे में हमेशा पूछी जाती हैं। जैसे झरिया कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में है, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में है, या तलचर कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में है। हमेशा ही नदी घाटी वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हमारे देश में कोयला मुख्यतः दक्षिण भारत या पठारी भारत की नदी घाटियों में पाया जाता है। नदी घाटियों में, नदी अपने आसपास, नदी के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, वो क्या कहलाता है, नदी घाटी कहलाता है। तो नदी घाटियों में पाया जाता है। जैसे नंबर 1 पहला पॉइंट पे लिखिए दामोदर नदी घाटी में। जैसे पहला पॉइंट दामोदर नदी घाटी में, ठीक है। दामोदर नदी घाटी का कोयला 2 राज्यों में पाया जाता है, लिखते चलिए। दामोदर नदी घाटी का कोयला 2 राज्यों में पाया जाता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दूसरा है सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र। पहला दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, दूसरा सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र। सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। CHH अर्थात छत्तीसगढ़। तो सोन घाटी कोयला क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीसरा नदी घाटी लिखिए, तीसरी में आप देखेंगे महानदी घाटी कोयला क्षेत्र। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र
डैश महानदी घाटी कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़। महानदी छत्तीसगढ़ में बहती है, छत्तीसगढ़ का बेसिन, छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है धान का कटोरा कहलाता है। तो महानदी कोयला क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। लिखेंगे इसको आप, अभी जब मैं फैक्ट लिखाऊंगा तो काम देगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र, ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र उड़ीसा। ठीक है, कहां पे है कोयला क्षेत्र? मुख्यतः उड़ीसा में है। नेक्स्ट 5वां लिखिए, पांचवा है गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र। 5वां है गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र। यह कोयला क्षेत्र मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। 5 नदी घाटियों के आपने नाम लिख लिए, ये भी लिखा कि नदी घाटी कोयला क्षेत्र किन किन राज्यों में पाया जाता है, रिपीट करके देख लीजिएगा। अब नीचे लिखिए, हमारे देश में कोयला या राज्यवार कोयला क्षेत्र इस प्रकार है। ठीक है, राज्यवार यानी अलग अलग राज्यों में कोयला क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला हेडिंग डालिए, अलग अलग राज्यों में कोयला क्षेत्र या कोयला क्षेत्रों का वितरण इस प्रकार है। पहला रानीगंज कोयला क्षेत्र, रानीगंज में लिखिएगा, पूरा लिखिए, रानीगंज कोयला क्षेत्र। देखिए रानीगंज कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में, देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ब्रैकेट लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी घाटी, हमने बताया ना कि दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र 2 राज्यों में है, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र में है। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि देश का 35% कोयला उत्पादन रानीगंज की खान से होता है। देश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है और 35% कोयले का उत्पादन हमारे देश में रानीगंज की खानों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा लिखिए, झरिया कोयला क्षेत्र। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, झारखंड में धनबाद जिले में, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में धनबाद जिले में। लिखिए दामोदर नदी घाटी में, भाई झरिया झारखंड में तो दामोदर नदी घाटी में होगा ना, तो दामोदर नदी घाटी में झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया। तीसरा गिरिडीह कोयला क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी में झारखंड में, या झारखंड में दामोदर नदी घाटी में गिरिडीह। चौथा है बोकारो कोयला क्षेत्र। बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ है? झारखंड के हजारीबाग जिले में। बोकारो कोयला क्षेत्र झारखंड के, कहां से लाइन शुरू हुई है देख लीजिएगा, जैसे बोकारो ये लाइन है, यानी झारखंड का सबसे पश्चिम में स्थित कोयला क्षेत्र कौन सा है? बोकारो, है ना। बोकारो, गिरिडीह, फिर झरिया, 3 कोयला क्षेत्र मैंने दिखाए हैं झारखंड के। सबसे पश्चिम में बोकारो, गिरिडीह और झरिया, है ना। तो बोकारो सबसे पश्चिम है, झारखंड में हजारीबाग जिले में है, और ये भी दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में पड़ता है। हमारे देश में कोयला नदी घाटियों में संचित है ना, जैसे दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। तो अभी आपने दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के 4 खान के बारे में देखा, रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, है ना। अब अगला लिखिए, 4 हो गए, 5वां लिखिए, सिंगरौली कोयला क्षेत्र। सिंगरौली कोयला क्षेत्र डैश मध्य प्रदेश में, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र में। ये सोन नदी दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश का जो कोयला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो कोयला है किस नदी घाटी में आएगा? सोन नदी घाटी के अंतर्गत आएगा। ये दामोदर के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि दामोदर नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, सोन नदी मध्य प्रदेश में बहती है। तो सिंगरौली, अगला कोयला क्षेत्र क्या है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है। यानी मध्य प्रदेश में 2 कोयला क्षेत्र हैं, सिंगरौली और सोहागपुर। नेक्स्ट तातापानी और रामकोला कोयला क्षेत्र, एक ही लिखिए, तातापानी और रामकोला कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, दोनों छत्तीसगढ़ में है ना। तो तातापानी और रामकोला कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है।
है ना। इसको मैप बनाकर अच्छे समझ लीजिएगा ताकि किसी भी तरह से घुमाकर पूछे। अंत में जब हम प्रीलिम एग्जाम देकर निकलते हैं तो अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं, अरे यार ये पढ़ा था गलत हो गया, अरे यार ये सर ने पढ़ाया था गलत हो गया, अरे यार मैंने किताब में देखा तो पता नहीं मेरा दिमाग ही नहीं काम किया। उल बातें लोग करने लगते हैं, जैसे लगता है कहीं होश खो दिए हम, है ना। इंटरवल में बैठते हैं या फिर घर लौटते हैं तो बस में दोस्तों के साथ कैसे जिक्र करते हैं, ऐसे ही जैसे लगता है दिमाग घर पे छोड़ के आए थे। अरे जब आप एक सीरियस अभ्यर्थी हो तो इस तरह से क्यों बात करते हैं, या तो चुप रहिए। बड़बड़ाना हमेशा बेवकूफ़ी की निशानी होती है। मैं हमेशा देखता हूँ कि प्रीलिम एग्जाम देख के लोग लौटेंगे, ट्रेनों में बैठे रहते हैं और 10 लड़कों का गोल बना लेंगे और भोजपुरी वाले स्टाइल में शुरू कर देंगे, हमार सही हो हमार सही हो, है ना। इस तरह से संवाद अक्सर सुनाई देते हैं जब लोग पीसीएस की परीक्षाएं देखे लौटते हैं। तो कौवों की तरह काँव 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 शुरू हो जाता है पूरे ट्रेन में, और पूरा ट्रेन जैसे लगता है डाकुओं का या नक्सलियों का गिरोह घुस गया हो। तो काँव काँव नहीं करना चाहिए, शांति से परीक्षा देके लौटना चाहिए। शांत रहना ये दर्शाता है कि आपका पेपर अच्छा गया है। बोलना वहीं पर सिद्ध करता है कि आप फेल होने वाले हैं। गंभीर बनना चाहिए। तो ये गंभीर कब बनेंगे आप, नौटंकी एक्टिंग करने से गंभीर नहीं बनेंगे। गंभीरता तब आएगी जब वास्तव में अध्ययन करेंगे, गंभीरता के साथ करेंगे, ताकि अरे वरे करने की जरूरत ही न पड़े। एग्जाम देने के बाद शांति से आप लौट सकें। ये तभी होगा जब गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, तो सिंगरौली सोहागपुर मध्य प्रदेश में, सोनघाटी कोयला क्षेत्र में। तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़ में, सोनघाटी कोयला क्षेत्र में। अगला देखिए कोरबा कोयला क्षेत्र, देखिए छत्तीसगढ़ में ही है। जैसे तातापानी रामकोला छत्तीसगढ़ में, वैसे ही कोरबा कोयला क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये सोन घाटी में नहीं है, ये महानदी घाटी में पड़ता है। ये देखिए महानदी है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी में पड़ता है। नेक्स्ट, तलचर कोयला क्षेत्र, देखिए निश्चित रूप से पूरी तट के पास है तो उड़ीसा में होगा। तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में, ब्राह्मणी नदी घाटी में। तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में, ब्राह्मणी, भाई यहाँ पे 3 नदियां बहती हैं ना, 4 नदियां पूरी तट पर यहाँ पर बहती हैं। महानदी, महानदी के उत्तर में ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के उत्तर में वैतरणी, वैतरणी के उत्तर में स्वर्ण रेखा। महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्ण रेखा। और दामोदर तो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, पूरी तट पर दामोदर नदी गिरती नहीं है ना। नदी वाला चैप्टर ध्यान से देख लीजिएगा, आप नहीं देखे हैं तो, खासकर पूर्वी तट पर जल गिराने वाली नदियों को देख लीजिएगा, तब इसे ये समझ पाएंगे आप। ठीक है, तलचर उड़ीसा में, ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र में, है ना। तलचर उड़ीसा में, तलचर महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और नाम से तो जरूर याद रखिएगा कि ये कोयले के क्षेत्र हैं। चाहे रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, सोहागपुर, सिंगरौली, तलचर, है ना, तातापानी, रामकोला, सिंगरैनी, ये सारे जो क्षेत्र मैंने बताए इन्हें याद कर लीजिए कि कोयले के क्षेत्र हैं। सुमिलित करने के लिए देगा तलचर, आगे लोहा लिखा रहेगा तो उसे सुमिलित मत करिएगा, लिखिएगा ये गलत है ना। तलचर में कोयला पाया जाता है ना कि लोहा। अगला कोयला क्षेत्र आप लिखिए, यानी कोरबा और तलचर तक हो गया। अब एक बचा है आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, है ना। अगला लिखिए सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, निश्चित रूप से एरिया आंध्र प्रदेश में है। लिखिए आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में जो सिंगरैनी कोयला क्षेत्र है, इसको कई बार पूछा गया है कि सिंगरैनी कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है, गोदावरी घाटी में स्थित है। याद रहे या ध्यान दीजिए, सिंगरौली मध्य प्रदेश और सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, दोनों नामों में जरा सा ही अंतर है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में और सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, है ना। तो ये हो गया हमारे देश में कोयले का महत्व मैंने बताया, कोयले का क्षेत्र बताया गोंडवाना क्षेत्र में और तरसीली चट्टानों के क्षेत्र में, और हमारे देश में कोयले का वितरण किन नदी घाटियों में है वो बताया, है ना। कौन कौन सी नदी घाटी में कोयला पाया जाता है, दामोदर नदी घाटी में, सोन नदी घाटी में, और इसके अलावा ब्राह्मणी नदी घाटी में, महानदी घाटी में और गोदावरी नदी घाटी में, है ना। तो इतनी नदी घाटी में जो कोयला क्षेत्र मैंने बताया, ध्यान से जैसे जैसे मैंने बताया कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। ऊर्जा क्षेत्र एक तरह से कोयला ऊर्जा खनिज है ना, ईंधन खनिज है, तो यहाँ से खुद सवाल पूछे जाते हैं। प्रयास करिएगा कि अच्छे से याद करिए, और ये मेरा दावा है कि अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो भारतीय भूगोल से इन अध्यायों से पूछे जाने वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, है ना। ठीक है, कोयले के बारे में अभी जानकारी पूरी नहीं हुई है, अभी काफ़ी जानकारी देनी है आपको कोयले के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।